बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलग सुबह किले से 4 कोस के फासले पर दरिया के किनारे प्रताप राय के सिपाही सफ़र की तैयारी कर रहे थे। जयराम दरिया में नहाकर कपड़े बदल रहा था कि पास ही एक झाड़ी के अक्ष से एक सनसनाता हुआ तीर आया और उसके पाँव के नज़दीक ज़मीन में पेवस्त हो गया। तीर के साथ एक सफ़ेद रुमाल बंधा हुआ था। जयराम ने इधर उधर देखने के बाद ज़मीन से तीर निकाला और उसके साथ बंधा हुआ रुमाल खोलकर देखने लगा, जिस पर कोयले के साथ ये हुर्फ लिखे हुए थे। जयराम, मैं तुम्हें किस नाम से पुकारूं? तुमको भाई कहते हुए मुझे शर्म आती है। अगर मेरी जान बचाना चाहते हो तो गंगू के साथ चले आओ, वरना मेरी खैर नहीं। तुम्हारी बदनसीब बहन माया। जयराम ने भागते हुए झाड़ियों के करीब पहुंचकर आवाज़ दी, गंगू तुम कहाँ हो? गंगू ने आहिस्ता से जवाब दिया, मैं यहाँ हूँ, इस तरफ। जयराम झाड़ियों में से गुजरकर इसके करीब पहुँचा। गंगू घोड़े पर सवार था। जयराम ने घोड़े की लगाम पकड़ ली और बेकरार सा होकर पूछा, गंगू माया कहाँ है? वो किस हाल में है? वो तुम्हारे पास कैसे पहुँची? गंगू ने जवाब दिया, माया जिंदा है और मैं तुम्हें इसके पास ले जा सकता हूँ। कहो तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? मैं माया के लिए 7 समंदर उबूर करने के लिए तैयार हूँ। भगवान के लिए बताओ वो कहाँ है? वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, तुम मेरे पीछे घोड़े पर बैठ जाओ। अगर ज़्यादा दूर हो तो मैं अपना घोड़ा ले आऊँ। तुम अपना घोड़ा ला सकते हो, लेकिन अगर कोई तुमसे फिर चालाकी की तो याद रखो माया को कभी नहीं देख सकोगे। मैं यहाँ तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ, मैं अभी आता हूँ। जयराम ये कहकर टीले की तरफ भागा। गंगू एहतियात के तौर पर इस जगह से हटकर घने दरख्तों की आड़ में खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद जयराम ने झाड़ी के करीब पहुंचकर घोड़ा रोका और गंगू को वहां ना पाकर आवाज़ दी। गंगू ने मुतमईन होकर इसे अपने पास बुलाया। गंगू के साथ चलने से पहले जयराम ने इससे कई सवालात पूछे, लेकिन गंगू सिर्फ ये जवाब दिया कि माया के पास पहुंचकर तुम्हें सब हाल मालूम हो जाएगा। जंगल में थोड़ी दूर चलने के बाद गंगू के 10 और मसला साथी झाड़ियों की आड़ से निकलकर इनके साथ शामिल हो गए। जयराम को गंगू की नीयत पर शबा और इसने लगाम खींचकर घोड़े को रोकते हुए पूछा, गंगू ये क्या? लेकिन इससे पहले कि गंगू कोई जवाब देता, इसके साथियों ने जयराम को चारों तरफ से घेर लिया और उसने आगे बढ़कर इसके हाथ से घोड़े की लगाम छीन ली। गंगू की तौक़े के खिलाफ जयराम ने कोई मुदाफ़ियत न की और जब इसके साथियों ने इसके हथियार छीनने की कोशिश की तो इसने खुद ही अपनी तलवार, कमान और तरकश उतारकर इनके हवाले कर दिए। कमरे के फटके में एक छोटा सा खंजर लटक रहा था। कमर के फटके में एक छोटा सा खंजर लटक रहा था। गंगू के एक साथी ने वो भी उतारना चाहा, लेकिन इसने इशारे से मना कर दिया। जयराम ने कहा, तुम्हें मालूम है कि मैं माया का पैगाम सुनने के बाद भाग नहीं सकता। गंगू ने जवाब दिया, तुम भागने की कोशिश भी करो तो कामयाब नहीं हो सकते। इस जंगल में जगह जगह तीरंदाज छुपे हैं। लेकिन गंगू, मैंने तुमसे कोई वादा खिलाफ़ी नहीं की। तुम जहाँ कहो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। जो शख्स जुबैर जैसे मोहसिन के साथ दगा कर सकता है, मुझे इसकी किसी बात पर एतबार नहीं आ सकता। तुम्हारी खैर इसी में है कि आंखें बंद करके मेरे साथ चलते रहो। किला 4 कोस से ज़्यादा दूर न था, लेकिन गंगू ने मसलियतन तवील और दुश्वार गुजार रास्ता इख्तियार किया। किले के सामने पहुंचकर सवार घोड़ों से उतरे। जयराम को खालिद से बाहर आता हुआ दिखाई दिया। वो इसकी तरफ हाथ फैलाकर आगे बढ़ा, खालिद खालिद तुम भी यहाँ हो, तुम भी यहाँ हो, तुम्हारी बहन कहाँ है? खालिद ने हकारत से इसकी तरफ देखा और जवाब देने के बजाय कतराकर गंगू के पास खड़ा हुआ। जयराम के दिल पर चरका लगा, इसके पाँव ज़मीन में गड़ गए। वो हाथ जो खालिद के इस्तकबाल के लिए उठे थे, झुकते झुकते पाँव पहलुओं से आ लगे। इसने बेचारगी और बेबसी की हालत में चारों तरफ देखा और इसकी निगाहें फिर एक बार खालिद के चेहरे पर जम गई। खालिद ने मुंह फेर लिया। जयराम ने इंतहाई कर्ब की हालत में कहा, खालिद मुझे मालूम नहीं मैं तुम सब की नज़रों में इस कदर हक़ीर क्यों हो गया। मैं बेकसूर हूँ, मेरे साथ इस तरह पेश ना हो। माया कहाँ है? पीछे से आवाज़ आई, मैं यहाँ हूँ। जयराम ने चौंक कर पीछे देखा। माया चंद कदम के फासले पर खड़ी थी। माया, माया मेरी बहन। वो ये कहकर माया की तरफ बढ़ा, लेकिन वो पीछे हटते हुए चिल्लाई,
जालिम कमीने दगाबाज, मुझे हाथ न लगाओ। तुमने एक राजपूत बाप के खून और एक राजपूत माँ के दूध की लाज नहीं रखी। तुम मेरे कुछ नहीं लगते। तुम्हारा दामन मोहसिनों के खून से दागदार है। अगर कोई जयराम का सीना खंजर से छलनी कर डालता तो भी शायद इसे इस कदर तकलीफ ना होती। इसके दिल में गुस्से की आग के शोले भड़के और गम के आंसुओं से बुझ गए। इसने एक बार चारों तरफ देखा। गंगू के चेहरे पर एक हकारत आमेज तबस्सुम देखकर इसका खून मुंजमद खोलने लगा। वह अपने हाथों की मुट्ठियां भींचता और होंठ चबाता हुआ इसकी तरफ बढ़ा। जलील डाकू, इन सब बातों के जिम्मेदार तुम हो। तुमने अब सबको मेरे खिलाफ किया। बेशर इसके कि गंगो के हाथ मुदाफियत के लिए उठते, जयराम ने अचानक दो मुक्के उसके मुंह पर दे मारे। गंगो अपने गाल सहलाता हुआ पीछे हटा। खालिद ने आगे बढ़ते हुए एक मुक्का जयराम के मुंह पर मारा। जयराम ने खालिद के हाथ की ज़र्ब मुंह से ज़्यादा दिल पर महसूस की और भराई हुई आवाज़ में कहा, खालिद तुम। गंगू के साथियों की तलवारें नियामों से बाहर आ चुकी थी, लेकिन इसने इन्हें हाथ के इशारे से मना किया और जयराम की तरफ देखते हुए कहा, अब बताओ, तुम अपनी बहन की जान बचाने के लिए जुबैर के साथियों को कैद से छुड़ाने के लिए तैयार हो? जयराम ने जख्म खुर्दा सा होकर जवाब दिया, तो क्या तुम भी जुबैर की तरह ये समझते हो कि मैं प्रताप राय की साजिश में शरीक था? गंगो ने जवाब दिया, नहीं, बल्कि हम ये समझते हैं कि प्रताप राय तुम्हारी साजिश में शरीक था। तुमने इसे सरानदीप के हाथियों और जवाहरात का लालच देकर जहाज लूटने के लिए आमेदा किया। भगवान जानता है मैं बेकसूर हूँ। गंगो ने जवाब दिया, भगवान इससे ज़्यादा जानता है। इस वक्त हमारा काम तुम्हारी बेगुनाही पर बहस करना नहीं, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि तुम अपनी बहन के लिए इन बेगुनाह कैदियों को छुड़ाने के लिए तैयार हो या नहीं। जयराम ने जवाब दिया, काश इन्हें छुड़ाना मेरे बस में होता। वो इस वक्त 2 सिपाहियों के पहरे में ब्राह्मणाबाद जा रहे हैं और मैं अकेला इनके लिए कुछ नहीं कर सकता। तो तुम हमें ये बताना चाहते हो कि तुम्हारे अपने सिपाही तुम्हारा क्या कहा नहीं मानते? काश वो मेरे सिपाही होते। कैदियों पर प्रताप राय का पहरा इस कदर संगीन है कि मैं इनके साथ बातचीत भी नहीं कर सकता। इसे यकीन हो चुका कि मैं इनका तरफदार हूँ। गंगू ने अपने चेहरे पर एक तंज भरी मुस्कुराहट लाते हुए कहा, तुम्हारी तरफदारी का शुक्रिया। अब मेरे सवाल का जवाब दो, तुम इन्हें छुड़ाने के लिए तैयार हो या नहीं? भगवान के लिए मुझ पर एतबार करो, जब तक इनका मामला राजा के सामने पेश नहीं किया जाता मैं बेबस हूँ। मुझे यकीन है कि राजा इन्हें कैद में रखकर अरबों से लड़ाई मोल लेने की जुर्रत नहीं करेगा। गंगो ने कहा, प्रताप राय तुम्हारा दोस्त, अगर इसके पास तुम्हारा खत पहुंच जाए, तुम हमारी कैद में हो, तो क्या फिर भी वो इन्हें रिहा नहीं करेगा? तुम ये खत लिख कर दो और हम इसे ब्राह्मणाबाद पहुंचने से पहले तुम्हारा ये खत पहुंचा देंगे। जयराम ने जवाब दिया, वो लोमड़ी से ज़्यादा मक्कार और भेड़िए से ज़्यादा जालिम है। मुझे अपनी सरगश बयान करने का मौका दो, तुम्हें मालूम हो जाएगा कि वो किस किस्म का आदमी है। भगवान के लिए मेरी बात मानो, प्रताप राय को मेरी जान बचाने से ज़्यादा खालिद और नाहिदा भी यहाँ हैं। तुम इन दोनों की तलाश होगी। जिस तरह मुझे अब तक ये मालूम ना हुआ कि तुम यहाँ कैसे पहुँचे, इस तरह तुम में से किसी को मालूम नहीं कि देवल का वाक़या किस तरह पेश आया। गंगो और इसके साथियों को मुतवज्जे देकर जयराम ने बंदरगाह से रुखसत होने से लेकर कैद खाने में जुबैर से मुलाकात तक के तमाम वाक़यात बयान किए और इख्तिताम पर गंगो और खालिद की तरफ मुल्तजी निगाहों से देखते हुए कहा, अब भी तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं आता तो मैं हर सज़ा खुशी से बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। गंगो बोला, तो अब तुम राजा के पास कैदियों की सिफारिश के लिए जा रहे हो? आपको अब भी यकीन नहीं आया? अपनी बहन से पूछ लो। अगर इसे तुम्हारी बातों पर एतबार आ गया तो हम भी तुम पर एतबार करने के लिए तैयार हैं। यह कहकर गंगो माया से मुखातिब हुआ, हम तुम्हारे भाई का फैसला तुम पर छोड़ते हैं। जयराम माया की तरफ मुतवज्जह हुआ। माया के लिए घड़ी सब्र आजमा थी। भाई की सरगीश सुनने के बाद इसके दिल में एक रद्द अमल शुरू हो चुका था, ताहम वो इसके मुतालिक अपने ख्यालात फ़ौरन बदलने के लिए तैयार ना थी। ज़मीर की एक आवाज़ अगर ये कह रही थी कि माया तुझे अपने भाई पर एतबार करना चाहिए, तो दूसरी आवाज़ कह रही थी कि नहीं, वो सिर्फ तुम्हें साथ ले जाने के लिए बहाने बना रहा है। इस जहनी कश्मकश के दौरान
इनमें से गंगू के ये अल्फाज याद आए, इसकी सूरत देखकर तुम्हारा दिल तो पसीज न जाएगा। मुमकिन है कि मैं तुम्हारे हाथ में इंसाफ की तलवार दे दूं। माया ने गंगू की तरफ देखा, इसकी निगाहें कह रही थी, मैं इंसाफ की तलवार तुम्हारे हाथ में दे चुका हूं, अब तुम अपना वादा याद करो। जयराम ने माया के तजबजब से परेशान होकर कहा, माया तुम्हें अब भी मुझ पर एतबार नहीं? इसने जवाब दिया, इस बात का क्या सबूत है कि तुमने इन लोगों से इंतकाम के खौफ से यह किस्सा नहीं सुनाया? जयराम ने दर्द भरी आवाज़ में कहा, माया तुम ये कहना चाहती हो कि मैं बुज़दिल हूँ? मैं मौत के खौफ से झूठ बोल रहा हूँ? भगवान के लिए मुझे दूसरों के सामने शर्मसार न करो, मैं तुम्हारा भाई हूँ। लेकिन अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं आता तो ये मेरा खंजर लो और मेरा दिल चीर कर देखो, ये मेरा लहू भी अभी तक सुर्ख है या सफ़ेद हो चुका है। ये कहते हुए जयराम ने अपना खंजर माया के हाथ में दे दिया और अपना सीना इसके सामने तान कर बोला, माया तुम्हें बाप के सफ़ेद बालों की कसम, अपनी माँ के दूध की कसम, अगर मैं मुजरिम हूँ तो ये ख्याल ना करो कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। मैं ये जानने के बाद ज़िंदा नहीं रहना चाहता कि मेरी बहन भी मुझे बुज़दिल ख्याल करती थी। मुझे अपने हाथों से मौत की नींद सुला दो। तुम्हारी रगों में अगर एक राजपूत का खून है तो अपने भाई के साथ रियायत ना करो। माया ने जज्बात की शिद्दत में गैर शऊरी तौर पर अपने हाथ जिसमें खंजर था बुलंद किया। जयराम के होठों पर एक दिलफरेब मुस्कुराहट खिलने लगी। खालिद ने कपकपी ली। माया ने अज़्म व हिम्मत के साथ इंस्पेक्टर की तरफ टिकटी बांध कर देखा। इसका हाथ कांपने लगा। खालिद चिल्लाया, माया तुम्हारा भाई मासूम है। माया के कांपते हुए हाथ से खंजर गिर पड़ा। आंखों में आंसू उमड़े और वो बेइख्तियार जयराम से लपटकर हिचकियां लेने लगी। भैया मुझे माफ़ कर दो। जयराम इसके सियाह बालों पर हाथ फेरते हुए बार बार ये कह रहा था, मेरी बहन। बहन और भाई एक दूसरे से अलहदा खड़े हो गए। खालिद ने जयराम की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, जयराम मुझे माफ़ करना, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। जयराम ने इसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी शायद यही करता। खालिद ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने हंगामी जोश में आपके मुंह पर मुक्का रसीद कर दिया, अब आप ये क़र्ज़ वसूल कर सकते हैं। जयराम ने कहा, नहीं, अब ये क़िस्सा न छेड़ो, वरना तुम्हें एक मक्का मार कर मुझे गंगू से 2 वसूल करने पड़ेंगे। गंगू अपनी ज़िंदगी में कभी इस कदर परेशान नहीं होता था। वो सर झुकाए खड़ा था। जयराम ने आगे बढ़कर इसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, गंगू अगर तुम खुलूस से दिल से जुबैर और उसके साथियों को छुड़ाना चाहते हो तो ये मामला चंद दिनों के लिए मुझ पर छोड़ दो। मुझे उम्मीद है कि राजा सही ख़तरा से बाखबर होकर इन्हें क़ैद में रखने की ज़रूरत नहीं करेगा, और अगर इसने मेरी बात ना सुनी तो मैं तुम्हारे पास चला आऊँगा और फिर हम कोई और तदबीर सोचेंगे। लेकिन खालिद की बहन कहाँ है? गंगू ने जवाब दिया, वो भी हमारे साथ है, वो जहाज़ पर ज़ख्मी हो गई थी, अब वो कैसी है? इस सवाल के जवाब में खालिद बोला, अब वो पहले से अच्छी है, लेकिन ज़ख्म अभी तक मुंदमिल नहीं हुआ। मैं माया देवी का शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने इसकी तीमारदारी में बहुत तकलीफ़ उठाई। गंगू ने कहा, जयराम अगर प्रताप राय ने राजा के हुक्म से जहाज़ लूटे हैं तो मुझे यकीन है कि वो कैदियों को छोड़ने के लिए तैयार होगा। मेरे ख्याल में वो इस बात की कोशिश करेगा कि ये ख़ब्र सिंध से बाहर ना निकले। ब्रह्मणाबाद में ऐसे कैद खाने हैं जहाँ से सिर्फ मौत की सूरत में इंसान बाहर निकलते हैं। इस खबर को मकरान या बसरा तक पहुँचाना ज़रूरी है। अगर इनकी हुकूमत ने मुदाखलत की तो राजा यकीनन कैदियों को छोड़ देगा। जयराम ने कहा, अगर खालिद जाना चाहे तो मैं इसे सरहद के पार पहुंचाने की जिम्मेदारी लेता हूं। गंगू ने जवाब दिया, खालिद को मैं भी सरहद के पार पहुंचा सकता हूं, लेकिन जब तक इसकी बहन तंदुरुस्त नहीं होती इसके लिए जाना मुमकिन नहीं। इसके अलावा अरबों की फ़ौजें इस वक्त तुर्किस्तान और अफ्रीका में लड़ रही है। मुमकिन है कि वो सिपाहियों की किल्लत के पेश नज़र सिंध के साथ बिगाड़ पसंद न करें। खालिद का ख्याल है कि अगर जुबैर किसी तरह रिहा हो जाए तो ये मुहिम इसके लिए बहुत आसान होगी। वो बसरा और दिमिश्क के हर बाअसर आदमी को जानता है। जयराम ने कहा, अगर आप ये चाहते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं अपनी जान पर खेलकर भी जुबैर को कैद से निकालने की कोशिश करूंगा। माया ने कहा, भैया तुम सब कुछ कर सकते हो, जुबैर की रिहाई की कोशिश ज़रूर करो। माया तुम्हारी सिफारिश के बगैर भी मेरा ये फ़र्ज़ है। ये कहकर जयराम गंगू से मुखातिब हुआ। अब अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं माया से चंद बातें पूछना चाहता हूँ।
गंगू का इशारा पाकर इसके साथी वहां से खिसक गए। गंगू ने एक तरफ होकर खालिद से कहा, तुम नाहिदा के पास जाओ, अगर वो कैदियों को कोई पैगाम भेजना चाहती है तो पूछ आओ। खालिद अंदर दाखिल हुआ तो नाहिदा दरवाजे की आड़ में खड़ी थी। इसने कहा, नाहिदा, तुम्हें ज़रा फाका होता है तो तुम चल फिरने लगती हो, तुम्हें बिस्तर पर लेटना चाहिए। नाहिदा ने इसकी बात पर तवज्जो दिए बगैर कहा, तुमने बेचारे जयराम पर बहुत सख्ती की है, अब माया के मुतालिक तुमने क्या फ़ैसला किया? खालिद ने जवाब दिया, माया के मुतालिक अभी तक कोई फ़ैसला नहीं हुआ। वो अपनी बहन भाई आपस में बातें कर रहे हैं, गालिबन वो इसके साथ चली जाएगी। जयराम ने जुबैर को कैद से छुड़ाने का वादा किया। वो रिहा होते ही मकरान के रास्ते बसरा पहुंचकर हमारी सरगश्त सुनाएगा। औरतों और बच्चों के रिहा होने के बाद इसके सिवा और कोई सूरत नहीं कि हमारी हुकूमत इस मामले में मुदाखलत करे। नाहिदा ने कहा, मैं ये बातें सुन चुकी हूँ, लेकिन मुझे डर है कि जिस तरह अब्बा जान के मामले में हुकूमत सिंध ने मकरान के गवर्नर को टाल दिया था, इस तरह यह मामला भी रफा दफा हो जाएगा। मैंने सुना है कि बसरा का हाकिम बहुत जाबिर है, लेकिन सिंध की तरफ मुतवज्जे ना होने के लिए इसके पास माकूल बहाना है कि अरब की तमाम अफवाज एशिया और अफ्रीका में बरसरे पैकार हैं। खालिद ने परेशान होकर कहा, मेरी समझ में कुछ नहीं आता, लेकिन मैं खुदा के रहमत से मायूस नहीं, वो ज़रूर हमारी मदद करेगा। नाहिदा ने कहा, मैंने एक तजवीज़ सोची है, मैं बसरा के हाकिम को ख़त लिखती हूँ, अगर जयराम जुबैर को रिहा करवा सके तो इसे कहो ये ख़त इसके हवाले कर दे। अगर बिलफ़र्ज़ मेरा ख़त हाकिम बसरा को मुतासिर ना कर सका तो बसरा के अवाम इसे ज़रूर मुतासिर होंगे। मैं ख्वाब में मुसलमानों को कैद खाने के दरवाज़े तोड़ते हुए देख चुकी हूँ, मुझे अपने ख्वाब के सही होने का यकीन है। तो तुम अंदर जाकर ख़त लिखो, लेकिन किस चीज़ पर लिखोगी? हाँ, ये लो मेरा रुमाल। खालिद ने अपनी जेब में हाथ डालकर नाहिदा को रुमाल दिया और वापस मुड़ते हुए कहा, तुम ख़त लिखो, मैं इतनी देर जयराम को रोकता हूँ। बाहर माया अपने भाई को अपनी आप बीती सुना रही थी। इख्तिताम पर जयराम ने पूछा, माया, तुम्हें यहाँ किसी किस्म की तकलीफ़ तो नहीं? नहीं, इसने जवाब दिया। गंगू मुझे अपनी बेटी समझता है, नाहिदा मुझे अपनी छोटी बहन ख्याल करती है। जयराम ने कहा, माया, तुम्हें एक बहुत बुरी खबर सुनाना चाहता हूँ। माया ने घबरा कर पूछा, वो क्या? वो बात यह है कि मैं तुम्हें इस वक्त अपने साथ नहीं ले जा सकता। मैंने तुम्हारे गायब होने की जिम्मेदारी प्रताप राय पर थोपी थी, लेकिन जब इसने जुबैर और अली को अजियत देना शुरू की तो मुझे इनकी जान बचाने के लिए ये तस्लीम करना पड़ा कि तुम मेरे साथ न थी। अब अगर मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊं तो मैं नाहिदा और खालिद का पता बताने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। मैं बजाते खुद राजा की सख्ती से नहीं डरता, लेकिन प्रताप राय को शक हो जाएगा और वो नाहिदा और खालिद की तलाश शुरू कर देगा। मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हें देखकर इन्हें खालिद और नाहिदा के रूपोश होने का शक हो। अगर तुम चंद दिन और यहाँ रहना गवारा करो तो प्रताप राय गालिबन 3-4 रोज़ तक वापस देवल चला जाएगा। इसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा। माया ने इत्मीनान से जवाब दिया, भैया आप मेरी फ़िक्र ना करें, मैं यहाँ हर तरह खुश हूँ और जब तक नाहिदा तंदुरुस्त नहीं होती मैं इसे छोड़कर जाना पसंद नहीं करूँगी। गंगू और खालिद कुछ फासले पर आपस में बातें कर रहे थे। जयराम ने उन्हें आवाज़ देकर अपनी तरफ मुतवज्जे किया और फिर इशारे से अपने पास बुलाया। जब करीब पहुँचे तो इसने कहा, आपको कहीं पर शक न हो जाए कि मैं कोई साजिश का शिकार हूँ। माया कहती है कि वो नाहिदा के तंदुरुस्त होने तक यहीं रहना चाहती है और मैं भी बात मसलहतों की बिना पर इसे यहाँ छोड़ जाना चाहता हूँ। मैं चंद दिनों तक इसे ले जाऊँगा। मुमकिन है कि मुझे भी जुबैर के साथ फ़रार होना पड़े और मैं शबा के लिए आपके साथ आ मिलूँ। अब मुझे देर हो रही है, मुमकिन है कि राजा प्रताप राय के शहर में पहुंचते ही हमें मुलाकात के लिए बुला ले। मेरा गैर हाजिर होना ठीक नहीं। खालिद ने कहा, आप ज़रा ठहरिए, नाहिदा एक ख़त लिख रही है, आप ये ख़त जुबैर को आज़ाद करवाने के बाद इसके हवाले कर दें। तो जल्दी से वो ख़त ले आओ, मुझे बहुत देर हो गई। वो ब्राह्मण आबाद के करीब पहुँच चुके होंगे। गंगू ने कहा, तुम फिक्र ना करो, हम उनसे पहले तुम्हें एक आसान रास्ते से ब्राह्मण आबाद पहुँचा देंगे। जयराम ने कहा, मैं फ़क्त आपका एक साथी अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, लेकिन ये ज़रूरी है कि ब्राह्मण आबाद में इसे कोई ना पहचानता हो। अगर कोई नाजुक वक्त आया तो मैं इसे अपने पास से इत्तला दे के रवाना कर दूँगा। गंगू ने कहा, आप वासु को ले जाएं। दोपहर के वक्त जयराम वासु की रहनुमाई में जंगल अबूर कर रहा था।
ब्राह्मण आबाद से एक कोस के फासले पर जयराम को अपना काफिला दिखाई दिया। इसने वासु के साथ काफिले में शरीक होना खिलाफ मसलिया समझते हुए अपना रास्ता तब्दील कर दिया और दूसरे दरवाजे से शहर में दाखिल हुआ। ब्राह्मण आबाद में नारायण दास नामी एक नौजवान इसका पुराना दोस्त था। जयराम ने वासु को इसके घर ठहराकर शाही मेहमान खाने का रुख किया। थोड़ी देर बाद प्रताप राय सिपाहियों और कैदियों समेत वहां पहुंच गया। इसने जयराम को देखते ही कहा, मुझसे तुमने शिकार का बहाना क्यों किया? तुमने साफ ये क्यों नहीं बताया कि तुम मुझसे पहले महाराज से मिलना चाहते थे? अब बताओ, तुम्हारी बहन की कहानी सुनने के बाद महाराज ने क्या कहा? मैं अभी तक महाराज से नहीं मिला और ना मेरी ये नीयत थी। प्रताप राय ने मुतमईन होकर कहा, जयराम, मेरा ख्याल है कि अपनी बहन के गायब हो जाने के मुतालिक तुमने झूठ नहीं कहा। मैं अरबों के अलावा सरांदीप के कैदियों से भी पूछ चुका हूँ। वो सब तुम्हारे पहले बयान की तस्दीक करते हैं। अगर इन्होंने राजा से शिकायत की कि तुम्हारी बहन के अलावा एक मुसलमान लड़की भी जहाज़ से गायब हुई है, तो मुमकिन है कि राजा मुझे इस बात का जिम्मेदार ठहराए। मैं राजा के सामने ये कहने के लिए तैयार हूँ कि मेरी बहन जहाज़ पर नहीं थी और मुसलमान लड़की के गायब हो जाने का वाक़या भी सही नहीं। लेकिन जब कैदी ये शिकायत करेंगे कि वो जहाज़ से गायब हुई है, तो तुम्हारा बयान राजा को मुतमईन न कर सकेगा। जयराम ने परेशान होकर कहा, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? पहले आपने ज़ुबैर और अली को अजियत पहुंचाकर मुझे ये तस्लीम करने पर मजबूर किया कि मेरी बहन गायब नहीं हुई, और अब आप ये साबित करने पर मुस्र हैं कि अरब लड़की और मेरी बहन जहाज़ से गायब हुई हैं। प्रताप राय ने जवाब दिया, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो कौन सी मजबूरी है जिसने तुम्हें अपनी बहन का राज छुपाने पर मजबूर किया? आप ये जानते हैं कि ज़ुबैर मेरा मेहमान था, इसने मेरी जान बचाई थी, और मैं ये नहीं चाहता कि आप इस वाक़े की आड़ लेकर उसे अजियत पहुँचाएँ। तो इसका ये मतलब है कि तुम सिर्फ ज़ुबैर की खातिर अपने सही दावे से दस्तबरदार हो रहे हो। तुम ज़ुबैर की दोस्ती पर अपनी बहन को कुर्बान करने के लिए तैयार हो, लेकिन तुम्हारा दिल ये गवाही देता है कि तुम्हारी बहन को मैंने अगवा किया, और सिर्फ तुम्हारी बहन ही नहीं बल्कि एक अरब लड़की और लड़के के गायब हो जाने की जिम्मेदारी भी मुझ पर आयद कर रहे हो। जयराम ने जवाब दिया, नहीं, मुझे आपके मुतालिक जो गलत फहमी थी वो दूर हो चुकी है। कब? जयराम ने अचानक महसूस किया कि प्रताप राय इसके लिए फिर एक फंदा तैयार कर रहा है। इसने चौंक कर कहा, आखिर इन बातों से आपका क्या मतलब है? मैं आपसे वादा कर चुका हूँ कि मैं राजा के सामने अपनी बहन का जिक्र नहीं करूँगा। प्रताप राय ने सर्द मोहरी से कहा, तुम जो कुछ खुद नहीं कहना चाहते वो अरबों की ज़बान से कहलवाओगे। इससे मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहले जिस राम को तुम जाहिर करना चाहते थे, इसे मैं छुपाना चाहता था। अब जिस राज को तुम छुपाना चाहते हो, इसे मैं जाहिर करने पर मजबूर हूँ। मेरे मुतालिक अगर कोई गलत फहमी दूर हुई है तो इसकी कोई वजह है, और मैं वो वजह मालूम करना चाहता हूँ। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं कि तुम एक अरब के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकते हो। कोई अक्लमंद आदमी ये मानने के लिए तैयार ना होगा। तो तुम्हारा मतलब ये है कि मैंने खुद अपनी बहन को गायब कर दिया? तुम्हारी बहन का मसला मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखता, लेकिन अरब लड़की का सुराग लगाने की जिम्मेदारी मुझ पर आयद होती है। बहुत मुमकिन है कि तुम्हारी तरह अरबों ने भी राजा को मुझसे बज़न करने के लिए एक लड़की गायब हो जाने का बहाना तराशा हो। लेकिन अगर दरबार में इसके गायब हो जाने का सवाल उठाया गया तो हम में से एक को यह जिम्मेदारी अपने सर लेना पड़ेगी। जयराम ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, जिस तरह मैंने आपसे इंतकाम लेने के लिए अपनी बहन के गायब हो जाने का झूठा अफसाना तराशा था, इसी तरह इन्होंने मुझे आपका शरीक कार समझकर महज इंतकाम लेने के लिए यह बहाना तलाशा है। मैं ज़ुबैर को समझा सकता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि वो मेरे कहने पर राजा के सामने झूठी की शिकायत नहीं करेगा। प्रताप राय ने बेरुखी से कहा, तुम किसी कैदी से बातचीत नहीं कर सकते। मैंने सिपाहियों को हुक्म दिया है कि राजा के सामने पेश होने से पहले तुम्हें अपना संदूक खोल कर देखने की भी इजाज़त नहीं। जयराम कुछ कहना चाहता था, लेकिन फौज के एक अफसर ने आकर प्रताप राय को इत्तला दी कि महाराज आपको याद फरमाते हैं। जयराम ने प्रताप राय के साथ जाना चाहा, लेकिन इसने कहा, महाराज ने मुझे याद फरमाया है, तुम्हें नहीं। तुम इत्मीनान से बैठे रहो, जब तुम्हें बुलाया जाएगा मैं तुम्हारा रास्ता नहीं रोकूंगा। प्रताप राय
जहाज से लौटा हुआ माल उठवा कर चला गया और जयराम परेशानी की हालत में इधर उधर टहलने लगा। जुबैर बाकी कैदियों के साथ एक कमरे में बैठा हुआ था। इसने टहलते टहलते अंदर झांक कर देखा, लेकिन पहरेदार ने उसे एक तरफ ढकेलते हुए दरवाज़ा बंद कर दिया। जयराम से एक मामूली पहरेदार का ये सलूक देखकर जुबैर और उसके दूसरे साथियों को यकीन होने लगा कि वो उनका साथ ही किश्ती में सवार है। इस तरह यहाँ पर आज 8वीं किस्त अपने अख्तिताम को पहुँची। इंशाअल्लाह कल इसी वक्त आपकी खिदमत में 9वीं किस्त पेश की जाएगी। जज़ाकल्लाहु खैर।